हेलो एवरीवन, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आज आपको एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं केमिस्ट्री का। वो टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बेटा जी, कहने को तो कई बच्चे इस टॉपिक को इतना लाइट ले लेते हैं, इतना हल्का लेते हैं कि उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते ही नहीं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, एआईपीएमटी, आईआईटी जैम या कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हमें बैक बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ही मेन टॉपिक है। जब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी सीरीज शुरू करूंगा, इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं अपने कंसेप्ट को शुरू करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि कितना मेन टॉपिक है ये। करवाने को बेटा जी मैं 2 मिनट आपको सिर्फ बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में, फिर अपना एडिंग शुरू करेंगे, अपना कंसेप्ट शुरू करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक को मैं कैसे कवर कर रहा हूँ, सिर्फ सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करूंगा। कहने को तो मैं इसके ऊपर 1 डेढ़ से 2 घंटे की एक वीडियो बना के आपको दे देता, लेकिन उसमें आपके पास क्या है, एक एफिशिएंसी जो है आपकी वो उतनी ना रह पाती। अब मैंने इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं इसके 4 पार्ट्स आपको दूंगा। कई बच्चे कहेंगे 4 पार्ट्स एक सिंगल टॉपिक के। बेटा जी, जब आप 4 पार्ट्स इसके कवर करेंगे, 4 पार्ट्स के आप नोट्स बनाएंगे, मैं 101% श्योरिटी से कहता हूं, ये बात आप मेरी लिख के रख लें, बैक बॉन्डिंग के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और इससे बढ़िया बैक बॉन्डिंग शायद ही आपको पढ़ने को मिलेगी, जो बैक बॉन्डिंग का टॉपिक मैं अब आपको कवर करवा रहा हूं। इसको आप, जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसको आप पहले 4 वीडियोस देखें। 4 वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती हैं, पूरा टॉपिक आपको पसंद आता है, उसके बाद ही चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना। आप पहले 4 वीडियो को देखो, एफर्ट्स को देखो, कंटेंट को देखो, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले मैं जो 4 पार्ट शुरू करूंगा, वो 4 पार्ट की सीक्वेंस में कैसे रहेंगे, पहले आप ये देखो। पार्ट 1 जो कि अब शुरू हो चुका है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि बैक बॉन्डिंग एक्चुअली होती क्या है। पार्ट 2 जिसमें मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बात करूंगा और इसके ऊपर कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, एग्जांपल करवाऊंगा, उसके ऊपर बात रहेगी। ऐसे ही मेरे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मैं फर्स्ट 4 एप्लीकेशंस हैं इसकी, उसको डिस्कस करूंगा। और पार्ट 4 में इसी तरह से ही मैं आपको इसकी पेंडिंग जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो बेटा जी, ये कंप्लीट सीरीज जो मेरे पास है एक बैक बॉन्डिंग की, आप इसको पहले कंप्लीट दिल से देखें, समझें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कितना मेन टॉपिक आपके सामने है। तो बेटा जी, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा देरी से और नहीं करते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैक बॉन्डिंग को। और बेटा जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक बॉन्डिंग एक टॉपिक है किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जैसे जैसे मैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे बढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि बैक बॉन्डिंग कितना मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट से। वो नहीं बताऊंगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ गया, ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो। एक बेसिक जहां से एक्चुअली मुझे बताना चाहिए, जो मैं जो बता रहा हूं आपको, जो वीडियो मैंने आपको अब दे रहा हूं ना, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, उसमें एक एक लाइन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको सारी बातें नोट डाउन करते हुए चलना है अपनी नोटबुक के अंदर। उस 4 लेक्चर के बाद, लेक्चर वही 1.5 से 2 घंटे का ही है, लेकिन उसको 4 वीडियोज में बना दिया मैंने। उसका टारगेट क्या है, जब भी आप एक टॉपिक को देखेंगे, एक लेक्चर को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, रीड आउट करेंगे, रिफ्रेश होंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, फिर सेकंड वीडियो को देखेंगे रिवाइज करके फर्स्ट लेक्चर को, तो एनर्जी जो आपकी है वो ज़्यादा बनी रहेगी, कंटेंट आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। लगातार 2 घंटे से देखने से अच्छा आप इसको आधे आधे घंटे की 4 वीडियोज में देखें। ठीक है बेटा? सबसे पहले मैं बात शुरू कर रहा हूं। ये कहता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, 3 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड्स। और उसके बाद कहता है आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज कंपाउंड्स।
उसका कहता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स। अब इनका क्या मतलब है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मतलब क्या है, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ एफिशिएंसी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो, नाम से समझ में आ रहा है इसमें कंबाइन होने के बाद मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनमें एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चे कहेंगे ये तो हमें पता था, इस स्टोरी को बताने का क्या टारगेट है, क्यों हमारे 2-3 मिनट खराब किए। बेटा जी कोई सेकंड खराब नहीं हो रहा आपका, आप देखें। अब बैक बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की सीरीज है। बताता हूं सारी बात, बिल्कुल आराम से देखते रहें। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, अभी हमने हेडिंग करी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की। मैंने आपको बताया इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आगे इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कर दिया। सारी सीक्वेंस को आप देखेंगे, आप बैक बॉन्डिंग करेंगे, बैक बॉन्डिंग के बाद आपके पास ब्रिज बॉन्डिंग का टॉपिक आएगा, फिर पॉलीमराइजेशन का टॉपिक आएगा, फिर हाइड्रोलिसिस का टॉपिक आएगा। सारी स्टोरी एक सीक्वेंस में बना के चलूंगा, फिर आप देखना कितना मजा आएगा आपको इन टॉपिक्स को करने में। कई बार कुछ टॉपिक के अंदर आप एक्सेप्शंस काउंट कर लेते हैं, तो ये एक्सेप्शन है नहीं, उसका भी आपको मैं रीजन दूंगा, आप देखते चले जाएं टॉपिक को। मैंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला मैंने उसको लिया बाय बर्थ, दूसरा लिया बाय नेचर, और तीसरा लिया बाय बर्थ प्लस बाय नेचर। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये हमारी लैंग्वेज, हम इसको कैसे समझा रहे हैं आपको, देखो। अब ये कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स क्या है, नाम से ही समझ में आ गया, जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए। जो हमारा बेसिक टारगेट होता है 9-10 जब हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि भाई हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो कहता है कि बाय बर्थ का क्या मतलब है, बाय नेचर का क्या मतलब है, और बाय बर्थ प्लस बाय नेचर का क्या मतलब है। ये कहता है कि कुछ कंपाउंड्स जैसा कि BH3, ये जब बना था बोरोन से, जब BH3 बना, तो ये बाय बर्थ ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें बाद में डेफिशिएंसी नहीं आई, ये बाय बर्थ ही डेफिशिएंट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। BH3 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। कहता है बाय नेचर, बाय नेचर का मतलब क्या है, कहता है बर्थ से तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं थे। जैसे SiCl4, आप देखोगे सिलिकॉन के पास अपने इनिशियल स्टेज पे 8 कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि 4 Cl से कंबाइन किया है। मेरी बात समझ में आ रही है, 4 Cl से कंबाइन किया है, तो SiCl4 बनाया इसने, तो बाय बर्थ तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसकी दोस्ती जो है ना, Si की जो दोस्ती है वो किससे हो गई, क्लोरीन से। और क्लोरीन पता है सबको, क्लोरीन कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और सिलिकॉन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको बेटा जी, मेरी बात समझ में आ रही है। जो सिलिकॉन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई ना। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ही यही होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, वो बाय बर्थ नहीं थी, वो बाय नेचर आई। ये बात क्लियर है आप सबको। चलें बेटा आगे, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, चलते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। अब हमारी स्टोरी जो है वो बाय बर्थ प्लस बाय नेचर के ऊपर है। हमारी स्टोरी जो है अब हमने जो पढ़नी है वो बाय बर्थ प्लस बाय नेचर को लेके है। अब सारी बैक बॉन्डिंग की शुरुआत यहीं से होगी। कैसे, जैसे BF3, अब बोरोन F से कंबाइन किया, BF3 बनाया। इनिशियल स्टेज से ही, क्योंकि BF3 है, इनिशियल स्टेज से इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए, इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं किए, यहां BF3 बना दिया। अब BF3 भी बना दिया, लेकिन अब जो है कंबाइन किया बोरोन ने, वो भी किससे किया, फ्लोरीन से, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनकी दोस्ती
ये पैदा हुआ तो भी गरीब था, पैदा हुआ तो भी गरीब था, दोस्ती भी इसने एक ऐसे बंदे से कर ली जिसने इसको और गरीब बना दिया, यानी कि इसने इससे भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचे। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लोरीन ने बोरोन से भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ और इसको उतना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया। कहने का मतलब दोस्ती भी इसकी खराब हुई, पैदा भी गरीब हुआ और यहाँ पे इसकी दोस्ती भी ऐसे से हो गई जिसने इसको भर भर के गरीब कर दिया। तो ये एक स्टोरी हमारी शुरू होती है बैक बॉन्डिंग की, यानी कि मुझे बताना जरूरी था यहाँ पे, यहाँ स्टोरी शुरू होती है बैक बॉन्डिंग की। अब मैं समझाता हूँ, देखते चलो आप आगे। अब होता क्या है, मेरी बात को समझे। उससे पहले भी मैं आपको एक बहुत और बात बताऊंगा। अब एक चीज, अब मैंने स्टोरी यहाँ किसकी शुरू करी, कहानी यहाँ किसकी शुरू करी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की। तो समझ में आ रहा है आपको, हमने यहाँ कहानी शुरू करी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की। अब यह भी समझ में आ गया कि जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्या करता है, वो कंपाउंड अपनी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए कहता है, वो कंपाउंड, आप इस बात को, हर बात को नोट करना है, वो कंपाउंड अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, कम करने के लिए ऑब्वियस है क्या करेगा, एक्सटर्नल सोर्स से कंबाइन करता है, रिएक्शन दिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो चाहेगा ना कि भाई अब देखो वो गरीब तो हो गया, कोई नहीं, जैसा भी हुआ। अब वो क्या करेगा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, तीनों कैटेगरी में से, वो क्या चाहेगा, वो अपनी डेफिशिएंसी को कम करना चाहेगा। ये उसका टारगेट है, उसका प्राइम टारगेट यही है, वो अपनी डेफिशिएंसी को कम करना चाहता है। अब कम करना चाहता है तो उसके दो रास्ते उसके पास हैं, कम करने के दो रास्ते उसके पास हैं। पहला रास्ता क्या है, वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस दिखाए। इस बात का भी मैं मतलब समझाऊंगा आपको, सारी कहानी यहीं छिपी है। या वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस दिखाए। अब इस बात का क्या मतलब है आप समझेंगे। अब कहता है इंट्रा का क्या मतलब होता है, इंट्रा को हम पढ़ते हैं विद इन सेम मोलिक्यूल, यानी कि जो रिएक्शन सेम मोलिक्यूल के अंदर होती हैं। और इंटर का क्या मतलब है, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। कहता है जब हम रिएक्शंस दिखाते हैं, या तो मॉलिक्यूल के अंदर से ये रिएक्शन हो या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो। अब वो करेगा क्या, पहले किसको, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, कोई भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो अपनी डेफिशिएंसी को कम करना चाहेगा। वो डेफिशिएंसी को कम कैसे करेगा, या तो खुद के अंदर ही रिएक्शन को दिखाए, खुद के अंदर ही ऐसी सरकमस्टांसिस बनाए कि वो एक खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन दिखा के उसको कम करे, उसका कोई ऐसा रास्ता बनाए। अगर खुद वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, लोन पेयर लेने की कोशिश करेगा कि डेफिशिएंसी कम हो जाए। यही कंसेप्ट है। लेकिन अब क्या कह रहा हूं कि वो पहले क्या ट्राई करेगा, वो पहले इंट्रा की ट्राई करेगा या इंटर की ट्राई करेगा। इसको मैं समझाता हूं। मान लो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई। होता क्या है, शुरू में तो ऐसा नहीं है ना, केस डिवोर्स का केस हो जाएगा, या सीधे हम, हो सकता है कि पुलिस स्टेशन ही चले जाएंगे, थाने चले जाएंगे, ये घर के दूसरे मेंबर्स दोनों तरफ के इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। इनिशियली क्या होता है, जब झगड़ा होता है तो उसे आपस में ही सुलझाया जाता है, गिफ्ट दे के, सॉरी बोल के, मना के, सुलझा के, जैसा भी करके उसको आपस में ही सुलझाया जाता है, आपस में ही उसे खत्म किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? जब झगड़ा होता है तो उसको हम पहले कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, दोनों तरफ के पेरेंट्स ना इकट्ठे हों, रिलेटिव्स ना इकट्ठे हों। उससे पहले कोशिश की जाती है जो छोटा मोटा झगड़ा है या थोड़ा सा बड़ा झगड़ा है उसको पहले आपस में ही खत्म कर लो। तो उसके बाद अगर वो चीज़ आपस में ख़त्म नहीं होती, हमारे दो के बीच में ख़त्म नहीं हुई, तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। फिर वो दूसरों की तरफ चली गई बात, और वो मुद्दा हमारे ऐसे हटके अब दूसरों के बीच में चला गया। तो मतलब समझ में आ गई मेरी बात, सारी बात समझदार को समझ में आ गई। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, यहाँ तो पूरी स्टोरी समझा दी गई है। कहता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें
रेट ऑफ रिएक्शंस की, तो कहता है इंट्रा का जो रेट है वो ज्यादा होगा इंटर से, यानी कि पहले पहले डेफिशिएंसी कम करने की कोशिश की जाएगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से। अगर नहीं हो पाया तो हम जाएंगे सॉरी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन पे। मतलब क्या है देखोगे, कहता है हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है, इंट्रा और इंटर। अब देखो कितनी मजेदार केमिस्ट्री है। इसको अगर हम, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको बस हम चेन में पढ़ते चले जाते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते चले जाते हैं, कनेक्टिविटी में पढ़ते चले जाते हैं। जब कनेक्टिविटी होती है ना केमिस्ट्री में, मजा आता है। देखो इंट्रा में क्या होगा, या हम पढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग को, यानी कि जब भी कोई भी, ये बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये लेकिन बढ़िया बातें हैं। देखो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा ना, क्योंकि स्टोरी हमने शुरू ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से की है। कहता है जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा ना, तो पहले वो ट्राई करेगा बैक बॉन्डिंग की, पहले वो ट्राई करेगा बैक बॉन्डिंग की, यानी कि पहले वो ट्राई करेगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस की। अगर उस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग की कंडीशन ही फुलफिल ना हुई, अगर उस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग की कंडीशन ही फुलफिल ना हो, यानी कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही ना हो, तो वो डेफिशिएंसी कम करेगा इंटर के हिसाब से। इंटर के हिसाब से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग ना हुई तो आपने हेडिंग पड़ी होगी ब्रिज बॉन्डिंग की, फिर हो जाएगा ब्रिज बॉन्डिंग पे, वो भी समझाऊंगा। ब्रिज बॉन्डिंग के बाद हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। मेरी बात समझ में आ गई, सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर पहले हम बैक बॉन्डिंग देखेंगे, फिर ब्रिज बॉन्डिंग देखेंगे। तो ये सीक्वेंस दोनों टॉपिक में साथ साथ करवाऊंगा कवर आपको। पहले बैक बॉन्डिंग के 4 लेक्चर करेंगे, फिर ब्रिज बॉन्डिंग पे आएंगे। तो अब हेडिंग शुरू करूंगा मैं बैक बॉन्डिंग की। ये अब सारी स्टोरी बतानी जरूरी थी। देखो मैंने एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल BF3 लिया। मोस्टली बुक्स में एग्जाम्पल्स में टीचर जो हैं वो इसी के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम कवर करेंगे। देखो ये बोरोन है। मैं अगर बोरोन की ग्राउंड स्टेट की बात करूं, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, जब इनिशियली इसकी ग्राउंड स्टेट की बात की जाए, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जैसे आप कुछ जानते ही नहीं, और इतने अच्छे लेवल तक बताऊंगा कि आप सब कुछ जानते हो आपके लेवल के अकॉर्डिंग। देखो इनिशियली क्या था, बोरोन के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है? अब आ गई एक्साइटेड स्टेट की बात। जब इसने कंबाइन किया होगा, ये 2s की कैटेगरी होगी, ये 2p की कैटेगरी होगी। ये सबको समझ में आता है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो ये बच गया 1, यहां 1 और यहां 1। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अब मैं बताना ये चाह रहा हूं, कंबाइन करने के बाद भी बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ये बात समझा रहा हूं। बोरोन के पास यहाँ पे अब एक क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। ये बात समझाई जा रही है। ये क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब बोरोन की स्टोरी शुरू होती है, नेचर की स्टोरी शुरू होती है बाय बर्थ। तो आपने देख लिया BF3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसने क्या किया, इससे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स लेने शुरू कर दिए। बात मैंने आपको बताई थी। इसने भर भर के इससे इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए। किसने? फ्लोरीन ने। और फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आने लग गया, पार्शली नेगेटिव चार्ज आने लग गया। इतनी बात समझ में आ रही है? मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ बैक बॉन्डिंग शुरू भी होगी और खत्म भी होगी, बाद में तो इसकी एप्लीकेशन ही रह जाती है। देखो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट था, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता गया करता गया करता गया, जैसा इसका नेचर है। उसके बाद क्या हुआ, इसका साइज बहुत छोटा है। साइज इतना छोटा है कि बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आने लग गई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस इंक्रीज होने लग गई किसके अंदर? फ्लोरीन के अंदर। अब इसने क्या देखा, भाई मैं इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा हूं, नेचर है, लूंगा, मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं लूंगा तो। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील होने लग गई, तो इसको ये फील हुआ कि भाई अब तो फ्री में मिल रहा था, खा लिया, बहुत सारा ले खींच लिया इलेक्ट्रॉन। फ्री में शादी दिखी, सोचा कि आज खींच लो। अब इसने इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लेने शुरू कर दिए, फ्लोरीन के अंदर साइज छोटा होने का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गई। अब ये ऐसा तो नहीं कर सकता, उसको कहेगा बोरोन को मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ऐसा भी नहीं कर सकता। वो कहेगा जी चल तेरे इलेक्ट्रॉन वापस ले ले।
क्यों? मार्केट में इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि फ्लोरीन ने बोरॉन से इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया या फ्लोरीन ने बोरॉन को इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए। वो जो इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए है ना बॉन्ड के थ्रू, ये वो वापस नहीं कर सकता कि उसकी रेपुटेशन का काम है। लेकिन इसने फिर रास्ता निकाला, फ्लोरीन ने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला कि भाई मैं अपनी डेफिशिएंसी भी कम करता हूं, मैं अपनी डेफिशिएंसी भी कम करूंगा और सॉरी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी कम करूंगा और मैं डेफिशिएंसी, सॉरी मैं वर्ड गलत बोल गया, मैं अपनी रिपल्शंस भी कम करूंगा और इलेक्ट्रॉन भी खींचूंगा। क्या हुआ? इसके पास पेयर पड़े थे लोन पेयर्स, इसके पास क्या थे? लोन पेयर्स। इसने बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन लेता रहा, लेकिन लोन पेयर को इसने एम्प्टी ऑर्बिटल में पार्शियली कोऑर्डिनेट कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, जो बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, वेकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन ने क्या किया? अपने लोन पेयर्स पार्शियली कोऑर्डिनेट कर दिए। ये बात मैं समझा रहा हूं, पार्शियली वर्ड बहुत मेन है, पार्शियली पोर्ट कोऑर्डिनेट कर दिए। इतनी बात आपको समझाई जा रही है, क्लियर है बेटा जी? इसीलिए यहां से बनता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात समझा रहा हूं। अब एक चीज मैं आपको और समझाऊं, इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं करते BF3 में। क्यों नहीं करते? क्योंकि पार्शियली बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट तो हो रहा है, डेफिशिएंसी बोरोन की कम हो रही है। देखो, जहां बोरोन की डेफिशिएंसी फ्लोरीन खींच रहा था, उसने इसको कुछ डोनेट करना शुरू कर दिया, तो इसकी डेफिशिएंसी कम हो रही है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन समझाई थी ना, जो एक मोलिक्यूल के अंदर ही हुई, यानी कि BF3 ने अलग से कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करी किसी की, अंदर ही उसको सुलटाने की, झगड़े को कोशिश करी कि अंदर ही हमारे अंदर झगड़े को सुलटा लिया जाए। तो वो पार्शियली कोऑर्डिनेट कर रहा है बॉन्ड को, भीतर से मैंने ले लिया है, गलती हो गई, अब तो दूसरे रास्ते से इसको वापस ले। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये अब तक की स्टोरी है। इसी को हमने नाम दिया बैक बॉन्डिंग का, यानी कि लोन पेयर्स का वैकेंट ऑर्बिटल्स में, वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करना, पार्शियली कोऑर्डिनेट करना, उसी को हमने नाम दिया यहां पे बैक बॉन्डिंग। यहां तक अब तक किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब कंसेप्ट शुरू हो चुका है हमारा प्रॉपर बैक बॉन्डिंग का। अब तक सारा इंट्रोडक्शन था, अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का। क्लियर है बेटा जी? अब इस चीज से हमने क्या देखा? इस चीज से हमने क्या देखा कि क्या कंडीशंस हैं बैक बॉन्डिंग की, जो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम, सॉरी सेंट्रल एटम नहीं कहूंगा, यूं कहूं कि मैं, एक हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, EN मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, उसके पास लोन पेयर की प्रेजेंस हो, उसके पास लोन पेयर की प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड कहता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं हुआ तो लोन पेयर कहीं दे नहीं पाएगा वो, अगर लोन पेयर ही ना हुए तो वेकेंट ऑर्बिटल का भी कोई फायदा नहीं। दोनों कंडीशन साथ साथ फुलफिल होनी चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, तभी तो वो कोऑर्डिनेट होगा ना पूरी तरह से। और थर्ड कंडीशन आपके पास है, कहता है कि जो इनमें से जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट होगा, तो एक एलिमेंट कहता है कि हमारे पास सेकंड पीरियड से ही होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास है दोनों में से कोई भी, वो सेकंड या थर्ड में से हो सकता है। इसके बाद अगर हम फर्दर पीरियड्स में जाएंगे तो साइज डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का इशू आ जाता है। तो हमारे पास एक पीरियड, एक एलिमेंट सेकंड पीरियड से और एक एलिमेंट सेकंड या थर्ड से होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। चलें बेटा आगे, चलो जी आगे देखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो अब एग्जांपल्स के साथ मैं आपको जब बताऊंगा तो सारी बातें आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप रिवाइज हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स है जैसे मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, ये एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। ये एक्सेप्ट करेगा 3D में, डोनेट करेगा 3P से। ये क्लियर है? सारी बातें नोट करते रहेंगे। अगर कार्बन सिंपल कार्बन की फॉर्म में है
ये ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों? ना इसके पास लोन पेयर बचेंगे अकेले कार्बन की फॉर्म में, जैसा कि CH4 है, जैसा कि CCl4 है। यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप, यानी कि ना तो इसके पास लोन पेयर होंगे, या अगर लोन पेयर हैं तो यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कार्बन पॉजिटिव की फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर कार्बन नेगेटिव फॉर्म में है तो इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी होती हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई ध्यान रखनी है। जब क्वेश्चंस करोगे ना आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, कैसे क्या क्वेश्चन है। करवा देता हूँ मैं, चलो आपका एग्जाम्पल भी। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने स्टोरी शुरू करी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के टाइप्स किए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो बाय नेचर और बाय बर्थ वो कंपाउंड हैं वो बैक बॉन्डिंग दिखाते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दिखाते हैं। बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस मैंने आपको बताई कि एक आपके पास ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, एक में लोन पेयर होने चाहिए, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। उसी को हमने नाम दे दिया बैक बॉन्डिंग का। अगर मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग ना होती, मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगा। जैसे अब आगे BH3 बोरोन के अंदर जब हम बात करते हैं BH3 की, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि आप देखोगे मैं 3 एग्जांपल करवा देता हूं आपको, फिर बाकी अगले उसमें करवाऊंगा लेक्चर में। BH3, BF3, SiF4। आप इसमें देखोगे क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है? आप चेक करोगे क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है? बेटा जी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। क्यों? इसके पास लोन पेयर नहीं है H के पास, इसके पास खाली ऑर्बिटल तो पड़ा है लेकिन यह लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। लेकिन इसमें आप आगे जाके देखोगे, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग की बात करूंगा। क्या ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहाँ डाइबोरेन बनता था, जिसने पढ़ रखा है वो इस चीज को समझेगा। यानी कि सबसे पहले मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग चेक करते हैं। यानी कि इनिशियली हम बात करें, बैक बॉन्डिंग चेक होती है, क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है। आपने कहा बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो वो क्या करेगा? यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग करेगा, डाइबोरेन बनाएगा। यहाँ बनाना बॉन्ड आती थी, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ डिटेल वीडियो रहेगी। लेकिन अभी एक चीज आपको समझाई जा रही है कि ये टॉपिक कितना हल्के में नहीं लेना कि आप सोचोगे कुछ नहीं है ये तो हो जाएगा। नहीं, इसको हम पूरा डिटेल में करेंगे। BF3 अभी आपको बताया, जब बैक बॉन्डिंग ही होगी, जब आपस में झगड़ा ही खत्म हो गया, फिर पेरेंट्स क्यों आएंगे? हमने गिफ्ट दे के ही बात खत्म कर दी, हमने सॉरी बोल के ही बात खत्म कर दी, तो पेरेंट्स इन्वॉल्व क्यों होंगे? यही बात मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। SI के अंदर 3D खाली पड़ा है, F के अंदर लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट कर देंगे, बिल्कुल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग होगी, जब यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी आपस में बात खत्म होगी, तो हम ब्रिज बॉन्डिंग पे जाएंगे। क्यों? हम पॉलीमराइजेशन पे जाएंगे। क्यों? हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्यों? वो सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए। वो बैक बॉन्डिंग ना होता तो हम फर्दर सोचते। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जी आज का लेक्चर बहुत बड़ा ना करते हुए आज इतना ही रखूंगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। आराम से तसल्ली से लेक्चर को देखो, अगले लेक्चर के लिए अपडेटेड रहें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करना है, जिनको अब तक समझ में आ रहा है कि कुछ हमें वर्थ है चैनल की, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप याद से दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब इसकी अपलोड होगी तो आपको साथ साथ टॉपिक कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।